Hello everybody, I'm Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture we will study here past 10-year question papers of UGC NET JRF. This is part 8. If you miss those 7 parts then go and check them out. Link given in the bio and this I button too. Okay. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2019 का पेपर जो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में शुरू कर रखा था, उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है कि सिडबी वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI. जो सिडबी है वो IDBI की सब्सिडरी क्यों बनी? तो IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट. यानी कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो भी कैपिटल की ज़रूरत होगी, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वो इस बैंक से दिया गया. यानी कि इसे सपोर्टिव बैंक के तौर पर 1964 में एस्टेब्लिश किया. और सिडबी कब आई? सिडबी इसकी एक सहायक बनकर आई, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के नाम से, राइट. तो सीधे पता लग रहा है कि अगर छोटे बिजनेसेस को लोन या फिर फाइनेंस की ज़रूरत है तो सिडबी वो काम करेगी. तो क्यों बनाया गया इसे? टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI, राइट. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, हमें यहाँ मैच करना है हेडक्वार्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. सो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में. जेनेवा स्विट्ज़रलैंड. और उसके हेड हैं अभी इस टाइम पास्कल लेमी. 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था ये. ओके. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1995 में ही एस्टेब्लिश हुई थी. और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. सो वॉशिंगटन DC हो गया. और इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वो है बुल्गारिया की. ओके. अब FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है रोम. एंड EU का लास्ट बचा वो है ब्रुसेल, यानी कि एक यूरोपियन यूनियन, राइट. सो इन ऑप्शंस के थ्रू ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं है, जो मनी ट्रांसफ़र में यूज़ नहीं होता. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं RTGS क्या है. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि जिसमें फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं रियल टाइम बेसिस पर. और किस पे बेस होता है ये? ग्रॉस सिस्टम पे. NEFT का क्या काम है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, राइट. इसके अंदर जो फंड है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है और इन दोनों में कुछ रुपए की है. इसमें मिनिमम 2 लाख आप ट्रांसफ़र कर सकते हो RTGS में, लेकिन NEFT में आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये बेसिक इन दोनों में अंतर है. पर दोनों किस लिए हैं? बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए इन इंडिया, राइट. सो इंडिया या एक कंट्री के अंदर. लेकिन स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट का क्या मतलब है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर रुपए आपको भेजने हैं तो स्विफ्ट का यूज़ किया जाएगा. सो यहाँ यही पूछा है कि इंटरनेशनली मनी ट्रांसफ़र का कौन सा सिस्टम है? स्विफ्ट. और DD का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ FEMA. सो FEMA के अंदर बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है. फॉरेन जो करेंसी आई है या फाइनेंस है उसको, तो वो कौन देखता है? RBI. तो ये चीज़ ठीक है. अब इसे ही आगे असर्शन को जो प्रूव कर रहा है वो क्या बोल रहा है? बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ लिख दी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजॉय रिक्विजिट एक्सपर्टीज़ ऑफ FEMA एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एक फाइनेंस की सबसे अहम बॉडी होने की वजह से, एक रेगुलेटरी होने की वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा ध्यान RBI रखती है FEMA का. तो ये
दोनों ही करेक्ट है और सेकंड इसको अच्छे से बता पा रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बात है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस पॉलिसी, अब इनमें से प्राइस पॉलिसी हमें बतानी है। फर्म चार्ज हायर इनिशियल प्राइस, यानी कि फर्म क्या करती है, शुरुआत में ज़्यादा प्राइस रखती है, ठीक है, और जब ज़्यादा प्राइस रखती है शुरू में और जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ होती है बाद में प्राइस को कम कर देती है। ये कौन सी होती है बताओ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो बाकियों को पढ़ लेते हैं। पीक लोड प्राइस का मतलब क्या है, ये होती है जब डिमांड ज़्यादा है ना, तो क्या करो, प्राइस को हाई कर दो, यानी कि कमा लो उस टाइम जब डिमांड ज़्यादा हो रही है उस चीज़ की। अब इंक्रीमेंटल प्राइसिंग का क्या है, इंक्रीमेंटल का मतलब है सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आप टोटल कॉस्ट से उसकी सेल प्राइस मत डिफाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट से करो, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, यानी कि जितनी एक यूनिट पर कॉस्ट बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल प्राइस रखो। स्कीमिंग का मतलब क्या है, इसमें जो हायर इनिशियल प्राइस रखते हैं यही सारी चीज़ें, पहले इनिशियल हायर प्राइस रखो और बाद में कम। ओ मैंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग में बता दिया था ये, तो जो फर्स्ट है इसका मतलब है ये थर्ड, स्कीमिंग इसका राइट आंसर है, राइट। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग को देखते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गई थी, सो ये ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग नहीं है आंसर, स्कीमिंग प्राइसिंग है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, चलापडी राव कमेटी ये क्यों बनी, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वाई, ये बनी थी आरआरबीज के लिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज का डिसीजन हम किस में लेते हैं, हमें ये देखना है कि इक्विटी हम कितने रेशो में रखें और डिविडेंड कितने में रखें, यानी तो ये रेशो कहाँ से आएगा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो है, फाइनेंशियल डिसीजन, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, फाइंड अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशो बिटवीन, इसमें हमें दे रखा है SEX का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, ओके। और क्या दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का रेशो दे रखा है, मैं इसे ठीक से लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशो दे रखा है, 8x मान लेते हैं इसे 40x मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें n निकालना है। तो आपको याद होगा SE का फॉर्मूला क्या होता है, SE का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ साइज, यानी कि सैंपल साइज या n। तो यहाँ से हमने SD क्या माना था, SD को हमने लिया था 40, है ना, माना क्या, इसमें दे ही रखा है 40, और ये हो गया अंडर रूट n इक्वल टू 8 से इसको कैंसिल किया 4 आ गया। अब जो नीचे अंडर रूट x है, क्या बचा यहाँ 5 अंडर रूट x और यहाँ बचा 1, तो ये इस साइड आएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये अंडर रूट इसके ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी कि 25 इज द राइट आंसर। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अ स्टेटमेंट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली यूज्ड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज है फाइनेंशियल पोजीशन की, वो किसको डिस्क्लोज नहीं करती, तो ये डिस्क्लोज करती है, पहले यही देख लेते हैं, शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करती है, कैश डिविडेंड को डिस्क्लोज करती है, परचेज और रिटायरमेंट जो भी स्टॉक है, ट्रेजरी स्टॉक, उनको डिस्क्लोज करती है, सेकंड को ही डिस्क्लोज नहीं करती, यानी कि डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर, कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है शेयर पर, इसको डिस्क्लोज नहीं करती। सो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ है हमें मैच करना है हाइपोथेसिस के साथ, तो आप सेकंड लिस्ट 2 को देखिए कि मारीज हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है, बॉमल्स किससे रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मारिन जो थे उन्होंने कहा कि एक फर्म है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, उससे रिलेटेड है, यानी कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट
एक प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई ऑफ कैपिटल सेम रेशो में बढ़ने चाहिए, तभी क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन होगा फर्म का ग्रोथ का। ठीक है, यानी कि कैपिटल भी उसी रेशो में बढ़े और डिमांड भी उसी रेशो में बढ़ रही हो, तो मार्जिन्स ने दिया मैक्सिमम फर्म का। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं, बॉमल हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या कहा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, की सेल्स को बढ़ाओ बहुत, तो ये हो गया। अब विलियमसन हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, विलियमसन ने कहा और भी सारे इकोनॉमिस्ट के साथ कि एक जो मैनेजर है उसका काम सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना नहीं है, उसका काम है कि सेटिस्फेक्शन लेके आओ, यूटिलिटी को इंक्रीज करो, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, सेटिस्फेक्शन की बात की ज़्यादा, यानी कि मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, इसकी बात की। अब कार्टर ने क्या कहा, सेटिस्फाई बिहेवियर, कि बिहेवियर सेटिस्फाई होना चाहिए। सो इन सब को देखते हुए ऑप्शन नंबर 1 इज़ ट्रू, यानी कि विलियमसन का मैं बता देती हूँ, यूटिलिटी को, यानी कि कंज्यूमर जो यूटिलिटी उसकी कैसे इंक्रीज की जाए, ये फंक्शन है इनका। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी फॉर्मूले की बात हो रही है, कार्ल पियर्सन का आप सबको ही पता है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है मीन वाला और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। नेक्स्ट जो बॉयले का होता है वो कुर्टोसिस से रिलेटेड, यानी कि Q3 Q1 से, और लास्ट बचा वो केलीज का। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, आपको टीम के अंदर स्पिरिट हो कुछ करने की, हार्मोनी हो, यूनिटी हो, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, स्पिरिट दे कोप, यानी कि अपनी टीम के अंदर स्पिरिट ऐसी हो कि वो मिलकर एक साथ काम करे, उनमें यूनिटी हो, ये चीज़ें बोलता है। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज होती हैं तो उसके कितने टायर्स हैं ये पूछना चाह रहा है वो, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग 3 टायर्स हैं, है ना। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो 3 टायर्स हुए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है कि हमें कोवेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं कितने हैं, तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इन 3 के होने की वजह से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस 3 से ही मैं निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोवेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इन दोनों की ज़रूरत होगी, -17 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 4.2, ये करेंगे। इसको सॉल्व कर लेना, मैं भी कैलकुलेटर में कर लेती हूँ सॉल्व। तो इसका आंसर आएगा 17 इंटू 8 6.42। अच्छा, इसमें आएगा आंसर इसका -0.4221, इसको साफ लिख देती हूँ, 0.4221, और ऐसे आगे चलता है। तो हमें लास्ट यही डिजिट्स लेनी है और माइनस था तो माइनस भी आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। अब इसमें मार्जिनल रिवेन्यू बताना है, यानी कि MR, जब हमें प्राइस गिवन हो और साथ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, 1 - 1 अपॉन EP, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब देखते हैं P कितना है, 10, 1 - 1 अपॉन 2 है, किया। 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा ना। सो हाफ, 10 इंटू हाफ करेंगे जब, तो कट के आ जाएगा कितना, 5 आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सा सूचना को प्रभाषित नहीं करता। सूचना का अधिकार क्या, यानी कि उसके अंदर होते हैं ना कि हम ये सूचनाएं ले सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर और कुछ नहीं ले सकते। तो डेफिनेशन क्या है उसकी, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सेट आउट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन राइट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वो
किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो अब कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हम? यात्री दैनिक, यानी कि किसने कितना खर्चा किया यात्रा के अंदर, परिपत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी चीज़ें रखी मतलब इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, लेकिन फाइल टिप्पणी नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बहुत सिंपल है, चेक होता है, यस चेक होता है, राइट। डिमांड ड्राफ्ट भी होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं होते ना, म्यूचुअल फंड इसलिए अलग हुआ। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मिलर और मॉडल किससे रिलेटेड है? बहुत इजी है, ये साफ साफ कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इन्हें मैच करना है। जो अब देखो सोशल से ही शुरू करते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर है ना उनकी तरफ बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने मतलब बोलने में ही पूरी डेफिनेशन बता दी। सो फर्स्ट, सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट। अब कंज्यूमर, स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर और ये सप्लायर्स, क्रेडिटर एक्सेट्रा, ये क्या है? ये सब अगर बात करें तो ये क्या है? लेट्स मी हाईलाइट इट, एक सेकेंड। यस, सो ये सब क्या है? कंज्यूमर हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, सप्लायर्स। ये स्टेक होल्डर है या इंटरेस्ट ग्रुप है? ग्रुप हो गया ना लोगों का। और इसका हमने सेकंड का किससे मिलाया था? फर्स्ट से। आगे देखते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन द राइट और रॉन्ग। दोनों के बीच में गलत सही का फर्क बताए। वो सारी चीज़ें कौन सी होंगी? बिजनेस के एथिक्स होंगे, है ना। अब फिजिकल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारी किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट, क्योंकि पैसे से रिलेटेड है इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहीं से अपना आंसर क्या बना? ए का फोर्थ। ओके, सो फोर्थ इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 2 लाख के, हमें ये ट्रांसफ़र करने थे किसमें? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। लेकिन हमने क्या किया? इक्विटी शेयर इशू कर दिए 80,000 के, लेकिन डिस्काउंट पे किए हैं, यानी कि 80% का डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। तो 80,000 में से 8,000 गए, 72,000 का हमने इशू कर दिया। बचे कितने? 2 लाख में से आप माइनस कर दो 72,000, बचेंगे कितने? 8 to 1, 1 to 8 क्या कहाँ जाएंगे? अब ये जाएंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड दिस सीरीज टू। सो आगे की वीडियोस भी जल्दी ही आएंगी। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अच्छे से प्रैक्टिस करो। टारगेट नेट JRF। ये वीडियोस भी देख लो अगर रुके हो तो।